और बड़े व्यापारिक लेन देन में। तो उसमें अधिकारियों को भूमि अनुदान में तनख्वाह गुप्तों ने नहीं दिया है। पहली बात देखो, राजकीय अधिकारी को भूमि अनुदान में वेतन मिलेगा इसी काल में, क्योंकि इस काल तक जैसा कि आर एस शर्मा कहते हैं कि संभवतः व्यापार को धक्का लगा। हालांकि ये मत तो अब हम लोग ऑप्शन में खंडित करते हैं, लेकिन इसको तुम लोग मान लो, तुम लोग को इतनी गहराई में क्यों जाना, तो कोई हिस्टोग्राफी से क्या मतलब है। आर एस शर्मा मानते हैं कि व्यापार को धक्का लगा, इस कारण से मुद्राओं की कमी पड़ गई, और जब मुद्राओं की कमी पड़ गई तो अधिकारियों को भी जो तनख्वाह मिलने लगा वह अब भूमि अनुदान के रूप में ही मिलने लगा। और ऐसी सूचना पहली बार ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल का देता है कि भूमि अनुदान के रूप में तनख्वाह मिलने लगा अधिकारियों को। तो फिर इस काल में नौकरशाही का सामंतीकरण हुआ। नौकरशाही का सामंतीकरण का मतलब हुआ कि जो अधिकारी है तो अधिकारी का पद अब सामंतों को भी दिया जाने लगा। अधीनस्थ शासक और सामंत को अधिकारी का पद दिए जाने लगा, मैंने सामंतों को भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद दिए जाने लगे। तो ये था। और देखोगे, जैसे एक बात तुम देखोगे, जैसे गुप्त शासक है तो गुप्त शासकों के काल में क्या होता था, जो अधीनस्थ शासक और सामंत होते थे वो अधीनस्थ सामंत और शासक को दूरवर्ती क्षेत्रों में बसाया जाता था, मुख्य क्षेत्र में नहीं। पहली बार इस काल में तुम देखोगे कि सामंतों और अधिकारियों को मुख्य क्षेत्र में बसाया जाने लगा, दूरवर्ती क्षेत्र तो छोड़ो, मुख्य क्षेत्र में बसाया जाने लगा। अब देखो, भारी भरकम उपाधियां तो शासक लेंगे ही गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में भी लेंगे। जैसे तुम गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के बारे में सुना होगा। पल्लव शासकों ने इतनी भारी भरकम उपाधियां ली कि तुम चौंक जाओगे। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जैसे वो कई उपाधियां लेते हैं, जैसे महाराजा धीराजा का भी उपाधि लेते हैं, लेकिन एक उपाधि जो लेते हैं वो चौंकाने वाली है कि अग्निष्टोम वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है और अश्वमेध यज्ञ है, तो उन्होंने एक ही टाइटल में ले लिया, अग्निष्टोम वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ। मतलब अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला, वाजपेयी यज्ञ करने वाला और अश्वमेध यज्ञ करने वाला, कितनी बड़ी उपाधि ली। अभी इस काल में अधिकारियों को भूमि अनुदान में वेतन मिलने लगा, क्योंकि व्यापार के पतन के कारण, तो ये तो आपको हो ही गया है। अब देखो पूर्व मध्यकाल में, फिर पूर्व मध्यकाल में फिर वही ट्रेंड, एक ट्रेंड हुआ राजत्व का दैवीकरण, वो चलेगा ही, ये मौर्योत्तर काल से ही चल रहा है। राजा अपनी तुलना देवता से करेगा। दूसरा, राजा के द्वारा भारी भरकम उपाधियां लिया जाएगा। ये भी मैंने ये भी यहाँ पर, क्योंकि अब बहुत सारे छोटे सामंत और शासक उसके अधीन हो गए, तो राजा अब सामंत और शासक जब उसके अधीन हो गए तो राजा के द्वारा भारी भरकम उपाधियां ली ही जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण सामंतों को अधिकारी का पद मिला और कुछ अधिकारी इतने ताकतवर बन गए कि उनको सामंती उपाधि दी जाने लगी। तो एक तरफ कुछ सामंतों को अधिकारी का पद मिल गया, तो कुछ अधिकारी इतने पावरफुल हो गए कि उनको सामंत का दर्जा मिल जाता। इसको कहते हैं नौकरशाही का सामंतीकरण। तो नौकरशाही का सामंतीकरण विशेषता के रूप में आपको नजर आती है। अब इस काल में बड़ी संख्या में भूमि अनुदान मिले। पता है आपको, 5वीं और 13वीं सदी के बीच मठों और मंदिरों को बड़ी संख्या में भूमि अनुदान मिले, और मठ और मंदिर किसानों को से खेती करवाने लगा। और मैं आपको यह भी बताऊं कि इस काल में बड़ी संख्या में सैनिक अनुदान बटे हैं। प्रतिहार शासकों ने, राजपूत शासकों ने बड़ी संख्या में सैनिक, 10वीं सदी के बाद बड़ी संख्या में सैनिक अनुदान दिए गए। पहले ध्यान रहे, एक चीज मैं बीच में कड़ी भूल गया, उस कड़ी को याद दिला दो। भूमि अनुदान देखो, फिर एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं, तो थोड़ा मेंटली अलर्ट हो जाना प्लीज। भूमि अनुदान को अगर पूछिए आपको, तो आप बताना कि भूमि अनुदान सबसे पहले मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ और सातवाहन शासकों ने शुरू किया। ओके, लेकिन आप यह बताना कि जो आरंभिक भूमि अनुदान दिए गए, वो आरंभिक भूमि अनुदान दिए गए थे, वह दिए गए थे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को, और धार्मिक प्रकार के अनुदान थे, और उनको केवल राजस्व लेने का अधिकार था, बाकी प्रशासन का कोई अधिकार नहीं मिला। जब तुम गुप्त काल में आते हो तो गुप्त काल में पहली बार सूचना मिलती है कि अब दान ग्रहीता को, जिनको भूमि अनुदान दिया गया, उनको प्रशासनिक अधिकार भी गुप्त काल में सुपुर्द किए जाने लगे। अब कहोगे क्यों सुपुर्द किए जाने लगे, इसकी वजह बताता हूं। देखिए,
मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, राजा के पास 100 रुपया रेवेन्यू का आता था, 100 रुपया मान लीजिए, तो उसमें उसने 20 रुपया भूमि अनुदान दे दिया। अब पहले जो 100 रुपया आता था तो 25 रुपया उसका सेना पर खर्च था, 50 रुपया अधिकारी पर खर्च था और 25 रुपया उसका व्यक्तिगत खर्च था। तो पता चला कि अब चूंकि 20 रुपया उसने भूमि अनुदान देता तो उसका पैसा तो 80 रुपया ही हो गया। तो 80 रुपये में सेना का खर्च उसको 25 रुपये लग जा रहे हैं, 25 रुपया अपने के लिए रख रहा है, तो अब नौकरशाही पर 50 रुपया खर्च करना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो उसने सोचा कि भाई इस क्षेत्र का राजस्व ये आदमी भोग ही रहा है, मतलब अगर ये अधिकारी इस क्षेत्र के रेवेन्यू को, इफ दिस रेवेन्यू इन द एरिया इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय दिस ऑफिसर, सो इट इज बेटर एंड वाइज टू ट्रांसफर इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट टू दिस गाय। अच्छा है कि इस व्यक्ति को हम प्रशासनिक अधिकार में सुपुर्द कर दें। तो धीरे धीरे राजा के द्वारा उसे प्रशासनिक अधिकार भी सुपुर्द किया जाने लगा। ओके, तो गुप्त काल में प्रशासनिक अधिकार भी सुपुर्द किए जाने लगे। अब गुप्तोत्तर काल में जब आए तो हर्षवर्धन के समय पहला एक फर्क लगा कि अब सरकारी अधिकारियों को भी भूमि अनुदान में वेतन दिया जाने लगा। और जब तुम पूर्व मध्य काल में आए तब पता चला कि बड़ी संख्या में अब सैनिक अनुदान दिए जा रहे हैं और सैनिक सेवा के बदले, जैसे राजपूत राज्यों में 16 तथा उसके गुणक, 16 एवं उसके गुणक का मतलब 16 एंड इट्स मल्टीपल्स, मतलब 16 विलेज, 64 विलेज, 32 विलेज का समूह बना के सैनिक अधिकारियों को दिया जाता था, अपने रक्त संबंध के लोगों को दिया जाता था और बदले में वो राज्य को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। तो दैट इज जस्ट यू कैन से कैरेक्टराइज एज फ्यूडलाइजेशन और फ्यूडलिज्म, जिसको फ्यूडलिज्म की संज्ञा दी गई। तो बड़ी संख्या में सैनिक अनुदान दिए गए, सैनिक अनुदान प्रदान किया जाता था। अब इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि दक्षिण भारत में चोलों के अधीन, जैसे तो उत्तर भारत की बात बताई, दक्षिण भारत में इस काल में एक यूनिक चीज आपको मिलेगी। जैसे चोल के अधीन ये केंद्र है और केंद्र के बाद शासन की इकाई मंडल होती थी, प्रांत को बोलते थे, और मंडल के नीचे होता था जिला, जिसको वलनाडु बोलते थे, वलनाडु, और वलनाडु के नीचे होता था, जिला के नीचे तहसील, जिसको नाडु बोलते थे, नाडु। ऊपर केंद्र, केंद्र के नीचे मंडल, यहां पर मैंने क्यों लिखा, यहां से मैं लिखना चाहिए, ऊपर केंद्र तब आपको दिखिएगा, केंद्र के नीचे प्रांत, प्रांत को मंडल, और प्रांत के नीचे जिला, जिसको वलनाडु, और जिला के नीचे तहसील, जिसको नाडु, और उसके नीचे गांव, गांव तो गांव में ऊर अथवा सभा। देखिए अब चोल काल की विशेषता है कि नाडु से लेकर गांव तक स्थानीय प्रशासन का विकास किया, मतलब लोकल लोगों को प्रशासन में जगह दी गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसकी सूचना हमें कहां से मिलती है पता है? इसकी सूचना मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर तमिलनाडु में जगह है, उत्तर मेरूर अभिलेख। कभी पीटी में आपको उत्तर मेरूर अभिलेख पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है मैं कल ही अपने क्वेश्चन में लाऊं, तो आप ध्यान रखना। उत्तर मेरूर अभिलेख है, उस उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संचालन की सूचना चोलों के अधीन मिलती है कि चोलों के अधीन स्थानीय स्वायत्त शासन का संचालन होता था। नाडु के स्तर पर जो स्थानीय समिति बनती, जो स्थानीय जो सभा बनती थी, उसको नातवक कहा जाता था। और गांव में अगर ब्रह्मदेव गांव है, अग्रहार गांव होता था। देखो ब्रह्मदेव और अग्रहार जो ब्राह्मणों को अनुदान में दिया जाता था, उसके लिए ब्रह्मदेव अथवा अग्रहार शब्द का प्रयोग होता था। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे जो ब्रह्मदेव गांव है वो किसी एक ब्राह्मणों को भी दिया जा सकता था, या ब्राह्मणों के समूह को भी दिया जा सकता था, लेकिन उसका कोई दायित्व नहीं होता था। अग्रहार गांव अगर दिया गया अनुदान में, इसका मतलब है कि दैट वाज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के समूह को दिया जाएगा और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह लोकल लोगों को मुफ्त रूप में शिक्षा का प्रबंध करे। तो अग्रहार गांव हुआ। तो
तो इस तरह से अगर ब्रह्मदेव अग्रहार गांव होता था तो वहां पर सभा नामक संस्था गठित की जाती थी, और अगर गांव सामान्य हुआ तो वहां पर उर नामक संस्था गठित की जाती थी, और नाडू में नाथवर नामक संस्था होती थी। तो चोरों के अधीन उत्तर में अभिलेख से सूचना मिलती है। बड़ी यूनिक चीज है, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वराज शासन। तो यही पूर्व मध्यकाल तक हमको बताना था आपको। आप लोग ओके हो तो बताइए, और फिर मैं कल की तरह होमवर्क देता हूं कि जैसे कल जाके आज रिवाइज कर लेना और थोड़ा बौद्धिक जुगाली कर लेना इसको, और कुछ नामों को स्मरण करके दिमाग में लाने की कोशिश करना। कल 100% क्वेश्चन को सॉल्व करो। थोड़ी शुरू में दिक्कतें होगी, लेकिन फिर आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा हो जाएगा, और एक बार में आपको जितनी चीज याद रहेगी दूसरे को नहीं रहेगा। आप आगे देखना कितना फायदा होगा। तो उत्साह को बनाए रखना, उत्साह को भंग मत होने देना। तो कल आप लोग तैयार होके आ रहे हो? अंकुर, पहले मेरे स्टूडेंट से प्रॉमिस लीजिए, फिर मैं उठूंगा।